नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपके जो 11 मार्च 2021 के एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रथम पारी का वीडियो उसी दिन डाल दिया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट का 11 मार्च का वीडियो नहीं आया था। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 में से 39 एग्जैक्ट जीके के सवाल। हालांकि थंबनेल और टाइटल में आपने देखा है 11 अप्रैल, वो इसलिए थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं। आज 11 अप्रैल 2021 है, एनटीपीसी एग्जाम नहीं था। 7 फेज की बात करें, एनटीपीसी एग्जाम कब हो सकता है? अभी आपको पता है 12 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी 10+2 की, जो कि 27 अप्रैल तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पर संभावना रहती है कि इसके बीच में एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, तो फेज 7 में थोड़ा विलंब हो सकता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च क्या है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है वो एक पब्लिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन में था रिसर्च यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में 1945 में स्थापित की गई थी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं एक ही पास के अंतर्गत। जैसे कि सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो सीबीटी सेकंड के मॉक टेस्ट भी यहाँ पर डाल दिए गए हैं। एसएससी के जो भी एग्जाम्स है, सीएचएसएल है, अन्य जितने भी सीजीएल वगैरह, बात करूँ यहाँ पर जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, यूपी पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पर सवाल नंबर 2, 2019 में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा है, विदेशी दौरा है, वो किस देश में गए थे? तो मालदीव की पहली आधिकारिक यात्रा है। मालदीव के बाद वो गए थे श्रीलंका। तो नरेंद्र मोदी जी की 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रथम जो विदेशी यात्रा है वो है मालदीव देश की। मौर्य काल में ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यानी जीटी रोड को कहा जाता था उत्तर पथ। मौर्य काल की बात करें तो 322 BC से लेकर 184 BC तक काल रहा है मौर्य काल का। और मौर्य काल में इस सड़क का उपयोग होता था बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। इसी उत्तरापथ के माध्यम से गंधार तक ये प्रयोग किया गया था, प्रचार किया गया था। और 16वीं शताब्दी में ये सड़क ए आजम कहलाती थी। आपको पूछ ले, ग्रैंड ट्रंक रोड है वो 16वीं शताब्दी में किसने बनाई है? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था, जीटी रोड को 16वीं शताब्दी में, जिससे इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। और मौर्य काल में इसे उत्तर पथ कहते थे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 4, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है, और जो ऋणावेशित आयन है उसको एनायन बोला जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी सूर्य का एक जो चक्कर है वो 365 दिन, यानी लगभग 1 साल हो जाएगा, 1 वर्ष। इसमें भी 365 दिन, 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। एनटीपीसी में एक सवाल इससे पहले आया था कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है? तो एवरेज दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी है। ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में पृथ्वी 1 वर्ष का समय लेती है। खुद के अक्ष पर है जो रोटेट करती है वो लगभग 24 घंटे 23 ओवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब की बार 2021 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। इससे पहले ये 3 बार हो चुका है जहां पर कोई भी विदेशी व्यक्ति मुख्य अतिथि नहीं रहे हैं, जैसे कि 1952 में, 1953 में और 1966 में। और ये चौथी बार 2021 में गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। हालांकि 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन हैं उनको इन्वाइट किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। फाइनली यहाँ पर 26 जनवरी को कोई भी विदेशी मुख्यमंत्री नहीं था। ये चौथी बार ऐसा हो रहा है। बात करूँ इससे पहले 2020 में गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। अगला सवाल देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ किस भारतीय महिला ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। पूछा है भारतीय महिला ने
बात करूं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो एनी बेसेंट भी गई थी, लेकिन आपको भारतीय महिला का पूछा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इनमें से यहाँ पर बात करूं महात्मा गांधी जी नहीं, जो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय हैं वो अपने खुद के खर्च पर भाग लिया था। तो हालांकि यहाँ पर पूछा है भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू आपका एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। बात करूं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो ये सितंबर और दिसंबर 1931 को लंदन में हुआ था, जिसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू किया था। यदि आपको पूछ ले कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, साथ ही साथ तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बहिष्कार किया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 तक चला था, 24 दिसंबर 1932 तक है, जिसमें कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, यानी भाग नहीं लिया था। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इसके दौरान इंग्लैंड के पीएम कौन थे तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे पीएम। अगला सवाल देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? रिपीटेड इजी सवाल है। तो कांग्रेस का जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहाँ पर। और प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत खुद को स्वतंत्र करेगा। और अनौपचारिक रूप से प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, वो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है? इजी सवाल। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना और विजय बैंक का विलय हुआ था कब? 1 अप्रैल 2019 को, जो कि इसी के साथ जब मर्ज होने के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल ये पूछा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना और विजय बैंक का विलय होने के बाद ये बैंक कौन से नंबर की बैंक बन गई है? तो ये तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। सबसे बड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेकंड पंजाब नेशनल बैंक है जिसमें मर्ज हुआ है ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। एक सवाल था हिंद महासागर का सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे जो गहरी खाई है, ग्रत है, उसका नाम है सुंदा ट्रेंच है, अन्य नाम इसे जावा ग्रत भी बोला जाता है। दोनों का ही दोनों एक ही ग्रत है, सुंदा ग्रत और जावा ग्रत है, एक ही ग्रत का नाम है। और जिसके यहाँ पर डेप्थ है, गहराई है, वो 7290 मीटर है। और ये जो सुंदा या फिर जावा ग्रत है, ये सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। 2019 का लोकसभा चुनाव कौन से क्रम का चुनाव था? तो ये 70वीं लोकसभा हो जाएगी। 2019 का लोकसभा इलेक्शन में, इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आया था, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीट जीती है? तो 303 सीट हैं, एनडीए की 353 थी और कांग्रेस की 52 सीट है। तीसरे स्थान पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, 2019 के चुनाव में तीसरे स्थान पर जो कौन सी पार्टी रही है तो वो हो जाएगी द्रविड़ मुनेत्रा कजागम पार्टी, डीएमके की 23 सीट आई थी। और बात करूँ यहाँ पर लोकसभा की टोटल 543 सीटों में से 2019 में 542 सीटों पर 7 चरण में मतदान। कितने चरण में? 7 चरण में, क्योंकि यहाँ से एनटीपीसी में सवाल आया था, चरण कितने? 7। और कौन सी एक सीट पर नहीं हुआ था? तमिलनाडु की वेलोर सीट पर धन बल के प्रयोग के चलते यहाँ पर शिकायत मिली थी और वहाँ पर स्थगित कर दिया था चुनाव। अगला सवाल, संत कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत कबीरदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। कब? 1440 को। और इनका जो मोक्ष है, मृत्यु है, वो हुई है मगर यूपी में 1518 में। दांडी मार्च एवं सैन्य अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो दांडी मार्च के समय बात हो रही है 1930 की, तो 1930 के वक्त भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और लॉर्ड इरविन का जो समय रहा है 1926 से 31 तक रहा है, ये भारत के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे 26 से 31 तक। तो इनके मध्य है दांडी मार्च आ जाएगा, लॉर्ड इरविन थे। चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कहाँ पर? बिहार के चंपारण जिले में। किसके विरुद्ध में? जबरदस्ती नील की खेती के विरुद्ध में। किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और आपको एग्जाम में पूछ रहे या फिर एनटीपीसी में यहाँ पर पूछे हुआ है, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किन्होंने राजी किया था, किन्होंने इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, साथ ही साथ संत राउत भी थे। जहां पर महात्मा गांधी जी ठहरे थे उनके घर पर 10 अप्रैल 1917 को जो चंपारण पहुंचे थे, तो प्रख्यात वकीलों की टीम के साथ वो अमोलवा गांव में संत राउत के घर पर
रुके थे। अगला सवाल, 2021 में किस पूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया है? 2021 में पद्म विभूषण मिला है, वो कौन से पूर्व विदेशी पीएम को मिला है? शिंजो आबे को मिला है। ये पब्लिक अफेयर जन सेवा के क्षेत्र में जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2012 से 2020 तक। तब आपको अभी क्या पता होना चाहिए, जैसे कि 2020 तक थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनको 2021 में भारत का जो ये अवार्ड पद्म विभूषण दिया गया है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जापान के? वर्तमान में पीएम है योशिहिदे सुगा, जो कि 16 सितंबर 2020 से कंटिन्यू है। तो पद्म विभूषण जो अवार्ड 2021 में दिए गए हैं वो किनको, किस क्षेत्र में और किस राज्य से या फिर देश से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शिंजो आबे को जनसेवा जापान से हैं। एस.पी. बाल सुब्रमण्यम को दिया गया है। मरणोपरांत किनको दिया गया है, जहाँ से अक्सर सवाल आता है, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से ये डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े को, ये एनटीपीसी में आया था पद्म विभूषण चिकित्सा के क्षेत्र में, तो बेले मोनपा हेगड़े को कर्नाटक से है। नरेंद्र सिंह कपानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, ये यूएसए से। तो विदेशी आपको पता होना चाहिए, एक मरणोपरांत पूछ लिया जाता है और विदेशी में यहाँ पर जापान का भी पूछा गया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान को अध्यात्म क्षेत्र से दिल्ली से है। बीबी लाल को पुरातत्व दिल्ली से। सुदर्शन साहू को भी दिया गया है कला के क्षेत्र से ओडिशा में। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी पीएसयू कंपनी पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसके द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाती है और ये एक मिनी रतन फर्स्ट कैटेगरी की पीएसयू कंपनी है। जैसे कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो एक हेलीकॉप्टर जाता है वो भी इसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है पवन हंस का नोएडा में और इसका पूरा हब से कंट्रोल होता है वो जुहू जो मुंबई में, वहां से। अगला सवाल देखिएगा, पेप्टिक अल्सर जो बीमारी है वो किस कारण से होती है? तो ये बैक्टीरिया के कारण, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी हो जाती है। अल्सर में क्या होता है, अम्ल की अधिकता के कारण, आंत में होने वाले घाव के कारण ये बीमारी होती है। 2019 में छत्तीसगढ़ की सुश्री तिज्जन बाई को किस लोक गायन कला हेतु पद्म विभूषण दिया गया था? तो आपको पूछा तिज्जन बाई है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंडवानी लोकगीत नाट्य हो जाएगा। पंडवानी आपको याद रखना, बहुत बार तिज्जन बाई पंडवानी से सवाल आता है। यूएनओ के किस स्पेशल एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है? तो यूनाइटेड जो नेशंस हैं, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो ऑप्शन में था आपकी आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, न कि न्यूयॉर्क में। भारत किस संगठन का सदस्य देश नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके एशियान करेक्ट हो जाएगा। एशियान के जो टोटल 10 सदस्य देश है उसमें इंडिया नहीं है। आसियान का क्या मतलब है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई है। आसियान के सदस्य देशों की ट्रिक क्या है? आसियान का हो जाएगा सीएम का सिम और बीपीएल टीवी खो गया। ये सभी 10 सदस्य देश है, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। सीएडी सॉफ्टवेयर में किसका क्या यूज होता है? तो सीएडी जो सॉफ्टवेयर है ये डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, 3D 2D वगैरह जो डिजाइन की जाती है, इसमें पेंटोग्राफ यूज होता है। सीएडी का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, HTTPS में एस का क्या मतलब है? तो HTTPS में एस का मतलब है सिक्योर। फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओजोन क्या है? तो O3 फॉर्मूला पता ही है, ट्राई ऑक्सीजन हो जाएगी। आपको पूछ लें ओजोन है सबसे पहले प्रयोगशाला में किन्होंने बनाया था, किस वैज्ञानिक ने? तो ओजोन को पहली बार, ओजोन वैसे प्राकृतिक रूप से मिलती है लेकिन पहली बार 1839 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोबेन ने सबसे पहले प्रयोगशाला में इसको बनाया था। जनरेटर या फिर जो डायनेमो है वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम आती है ये उपकरण, डायनेमो या फिर जनरेटर है। इसका उल्टा विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य, तो ये विद्युत मोटर करेगी और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनेमो या फिर जनरेटर के द्वारा किया जाता है। अन्य जैसे लाउड स्पीकर का काम क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना। विद्युत सेल का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल और विद्युत सेल दोनों अलग अलग है। विद्युत सेल रासायनिक को विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सोलर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, विद्युत मोटर है ये आ गया है विद्युत को यांत्रिक में। अनुच्छेद 348(1) के तहत उच्च एवं उच्च
उच्चतम यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन सी भाषा में कार्य करता है, तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है ये अंग्रेजी भाषा में दोनों ही कोर्ट काम करते हैं। संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजी को हिंदी के साथ कब तक राजभाषा के रूप में उपयोग किया गया था, तो अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ राजभाषा के रूप में जो उपयोग किया गया था वो 15 साल तक किया गया था। 15 साल बाद यानी 26 जनवरी 1965 को इसको समाप्त कर दिया गया था। बात करूं 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई जो हिंदी है उसको इसके साथ साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही एक तरीके से आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी 14 सितंबर 1949 को, इसलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर। और 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया था जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया था। तो ये टोटल यहाँ से 1965 और 1950 15 साल हो गए हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, भारत में उल्का पिंड से बनने वाली झील कौन सी है? एकमात्र झील लोनार झील है जो लोनार क्रेटर कहा जाता है। महाराष्ट्र जो स्थित है, कहाँ पर है लोनार लेक? महाराष्ट्र में है, जो उल्का पिंड से बनने वाली एकमात्र झील है। परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले ये किस भारतीय ने कहा था? भारतीय का पूछा है, वैसे डॉल्टन होता है लेकिन भारतीय ने कहा तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने कहा था परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये डायरेक्टली आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर में। ये सवाल इससे पहले भी NTPC में आ चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी आती है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में, नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आती हैं। बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन दोनों डिपार्टमेंट की स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के जो राज्य मंत्री हैं वो जितेंद्र सिंह हैं। और गठन कब हुआ है? DAE का 3 अगस्त 1954 को, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार NTPC में आया था भारत का जनसंख्या घनत्व है कितना? 382 व्यक्ति हो जाएंगे। 2001 में था 324 व्यक्ति। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, वैसे दिल्ली का सबसे ज़्यादा है UT के केस में 11,320। अगला सवाल पूछा गया है विट्ठल टेम्पल किस स्मारक समूह का भाग है? तो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी। तो ये हम्पी में जो स्मारक समूह है उसी में आ जाता है विट्ठल टेम्पल जो कर्नाटक में है। तो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट हम्पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये ग्रुप है मंदिरों का समूह है, मोन्यूमेंट स्मारकों का समूह, इसके अंतर्गत और कौन से मंदिर आते हैं हम्पी में? तो कृष्ण मंदिर परिसर है, नरसिंह गणेशा मंदिरों का हेमकुत्ता समूह है, अच्युत राय मंदिर परिषद है, विट्ठल मंदिर जो पूछा था, पट्टाभिराम मंदिर परिषद, लोटस महल परिसर है, ये सभी हम्पी में हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। देखिए एक तो ये विट्ठल टेम्पल है, आपको पूछ ले विट्ठल रुक्मणी मंदिर है जिसे वित्तोबा टेम्पल भी बोला जाता है, वो महाराष्ट्र में है, लेकिन ये हम्पी वाला आपको पूछा गया था। इसी प्रकार मैं बात करूँ ये तो विट्ठल टेम्पल जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, 1986 में इसे शामिल किया गया था। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एंड एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह है जो तमिलनाडु में है उसमें कौन से मंदिर आते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आज यहाँ पर ये पूछा गया है हम्पी वाला ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम में कौन से मंदिर हैं। तो पंचरथ हो जाएगा, गणेशा रथ है, केव टेम्पल है, ये सभी शोर टेम्पल हो जाएगा, ये सभी मंदिर है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम में। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में मेजबान देश का आपको पूछा तो ब्राजील हो जाएगा। होस्ट लीडर पूछ रहे तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। तो 11वां ब्रिक्स समिट 2019 में कहाँ पर? ब्राजील में हुआ है, ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया में हुआ, जिसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है यekaterinburg रशिया में 2009 को हुआ था। बात करूँ 13वां ब्रिक्स समिट 2021 में कहाँ पर होने वाला? तो नई दिल्ली इंडिया में होने वाला है। इससे पहले ब्रिक्स समिट इंडिया में 2 बार हो चुका है, 2012 और 2016 में। 12वां ब्रिक्स समिट जो 2020 में शेड्यूल था रसिया में, लेकिन कोविड-19 के कारण ये रसिया में न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है 17 नवंबर 2020
2020 को। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी संस्था या फिर बैंक है वो घाटे में गई हुई औद्योगिक कंपनियों को फिर से विकसित या स्थापित करने में मदद करती है। वो कौन सी संस्था है जो कि घाटे में गई हुई कंपनियों को फिर से विकसित करने में मदद करती है? तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 1987 में स्थापित हुआ था। हालांकि ये 1 दिसंबर 2016 को इस बोर्ड को BIFR को भंग कर दिया गया है। अब जो भी इसके कार्य हैं वो NCLT और NCLAT के अधीन आ जाएंगे। लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं था, IDBI ऑप्शन में था, तो आप वो भी करेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी कंपनी सरकारी उपक्रम यानी PSU की नहीं है? तो यहाँ पर एक मैक्रो रतन था जो PSU कंपनी नहीं है। प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है, ये ENIAC हो जाएगा। एक सवाल था, परमादेश रिट क्या है? रिट जो याचिका उसमें परमादेश रिट क्या होती है? तो परमादेश रिट का मतलब है इसे न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, जो कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा कार्य करने या फिर न करने का कारण पूछा जाता है। जैसे कि सार्वजनिक अधिकारियों में जो भी इकाई है, पब्लिक यूनिट है, उसके अंतर्गत कौन सी आ जाती है? अधीनस्थ न्यायालय है, निगम है, प्राधिकरण है, अन्य जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें काम करने वाले जो भी संबंधित अधिकारी हैं। जब कोई व्यक्ति कोई काम लेकर इन संस्था के पास जाता है, संबंधित अधिकारी जो उसके पास जाता है कोई भी व्यक्ति, और वे उसे काम को करने से मना कर दे, जो सार्वजनिक इकाई है उनके पास, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या करता है? परमादेश जारी करता है, ताकि उनसे उनके कार्य करने या फिर न करने का कारण पूछा जाता है और ऐसी गलतियों को सुधारा जाने का कारण पूछा जाता है। और न्यायालय के द्वारा रिट यहाँ पर जैसे कि परमादेश पूछे गए तो टोटल 5 प्रकार की रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, उत्प्रेषण है, निषेधाज्ञा है, अधिकार परीक्षा है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसकी परिभाषा, जैसे कि अधिकार परीक्षा की बात करूँ तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है जो कि इसका योग्य नहीं है, हकदार नहीं है, फिर भी उसी पद पर कोई नियुक्त हो जाता है, तो उस केस में न्यायालय एक अधिकार परीक्षा जारी करता है और इस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इसी प्रकार एक निषेधाज्ञा भी है जो कि स्टे ऑर्डर रहता है। निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्य से व्यक्ति की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। एक सवाल हेबियस कॉर्पस भी NTPC में पूछा हुआ है। तो हेबियस कॉर्पस क्या है? तो उस समय रिट लगाई जाती है। ये भी रिट है जब किसी को हिरासत में या फिर जेल में रखा जाता है और हिरासत में रखने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, उस केस में हेबियस कॉर्पस ये रिट लगाई जाती है। जो भी रिट रहती है वो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 में लगाई जाती है और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के तहत। अगला सवाल देखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विसरण बोला जाता है। एक स्वास्थ्य से संबंधित सहायक विभाग का पूछा था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। एक था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो फर्स्ट हेड जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख बने हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम है। 1861 में स्थापना हुई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 40 में से या फिर 39 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे कमेंट करके बताना। कल से आपके SSC CHSL के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 12 अप्रैल से, तो उसका आपको डेली एनालिसिस मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। धन्यवाद।